I'm going to talk about various kinds of warrant. Generally, we know that there are two kinds of warrant. First is search warrant and the another is arrest warrant. बट इनके अलावा भी कुछ वारंट है जो सीआरपीसी में दे रखे हैं. फॉर एग्जांपल स्टैंडिंग वारंट, प्रोडक्शन वारंट, डेथ वारंट या एग्जीक्यूशन वारंट. ये सारे वारंट हो गए अपने. तो अपन आज इन सारे ही वारंट्स को डिस्कस करेंगे. सो पहला है सर्च वारंट. सर्च वारंट हम जानते हैं कि किसी की सर्च के लिए इशू होता है. और सर्च किसकी हो सकती है? किसी पर्सन की भी या फिर किसी चीज की भी. सेक्शन 93 सर्च वारंट दे रखा है, 94 में सर्च वारंट है, 97, 98 ये सर्च वारंट ही इशू हो रहे हैं सीआरपीसी में. 94 में क्या हो रहा है? 93, 94 किसी चीज के लिए इशू हो रहा है. 94 में क्या है कि कोई लग रहा है कि स्टोलन प्रॉपर्टी है या कोई ऐसी चीज है जो ऑब्जेक्शनेबल है किसी जगह पे, तो उसकी सर्च के लिए वारंट डायरेक्ट किया जा रहा है सेक्शन 94 में. 97, 98 में किसकी सर्च हो रही है? किसी पर्सन की, कि कोई पर्सन है जिसको अनलॉफुली कन्फाइन किया गया है या कोई फीमेल है जिसका अबडक्शन हुआ है, उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए 98 में इशू हो रहा है. तो ये अपने सर्च वारंट हो गए. और कई बार हम देखते हैं कि कोई पर्सन जो स्मगलिंग करता है या कोई ऐसी चीज लेके जा रहा है जो ऑब्जेक्शनेबल है, जो इलीगल है उसको ले जाना, तो उसकी बॉडी की सर्च भी होती है. तो उसकी बॉडी की सर्च के लिए भी वारंट इशू हो सकता है. तो ये हो गए सारे सर्च वारंट. अब आ जाते हैं अरेस्ट वारंट पे. अरेस्ट वारंट अपने सीआरपीसी में स्पेसिफिकली इसके बारे में सेक्शन 70 से लेके 81 तक दे रखा है. इसमें सेक्शन 72 क्या बोलता है? डायरेक्शन, कि किसको डायरेक्ट किया जाएगा. अब किसको किया जाता है? पुलिस ऑफिसर को. बट अगर इमीडिएट एग्जीक्यूशन जरूरी हो, अब कैसे पता लगेगा कि अभी इसकी इमीडिएट या इमरजेंसी एग्जीक्यूशन की जल्दी से जल्दी इसका एग्जीक्यूशन करना है? तो कौन सी सिचुएशन होगी? वो सिचुएशन हमको दे रखी है सेक्शन 73 के अंदर. तो वो वाली सिचुएशन होगी तो उस केस में मजिस्ट्रेट ये वारंट किसी अदर पर्सन को भी डायरेक्ट कर सकता है कि आप इसका एग्जीक्यूशन करो. अब सेक्शन 73 सिचुएशन बताता है कौन कौन सी, कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर ऑफ पर्सन, या पर्सन जो कन्विक्ट था अब वो ही इज एस्केपिंग फ्रॉम द जेल, अब वो भाग गया है, उसको कन्विक्ट कर दिया था वो भाग गया है, या फिर जो अक्यूज्ड है उसने ऐसा कोई ऑफेंस किया है जो नॉन बेलेबल है और वो अभी अपने अरेस्ट से भाग रहा है. तो इन तीनों सिचुएशन में सीजीएम या जेएम फर्स्ट क्या कर सकता है? एक वारंट इशू करेगा किसको, और उस वारंट इशू करके किसी अदर पर्सन को अदर देन पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट कर देगा कि आप इसका एग्जीक्यूशन करो. तो जो सेक्शन 73 में इन सिचुएशन के अंदर जो वारंट इशू होता है हम उसको बोलते हैं स्टैंडिंग वारंट. तो हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि सेक्शन 73 में जो वारंट इशू किया जा रहा है उसी को हम स्टैंडिंग वारंट कहते हैं. ये हो गया अपना स्टैंडिंग वारंट. और 74 में तो पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट हो ही रहा है. ठीक है, ये अपना हो गया अरेस्ट वारंट के बारे में. अब आ जाते हैं हम प्रोडक्शन वारंट, जो अपना काफी इंपॉर्टेंट भी है और अच्छा भी है. अब प्रोडक्शन वारंट का मतलब क्या हुआ कि किसी पर्सन को प्रोड्यूस करना है. अब ये कहाँ पर इशू हो रहा है? सेक्शन 267 सीआरपीसी के में. अब 267 सीआरपीसी क्या बात कर रहा है कि मान लो कोई पर्सन है जिसकी कोर्ट के सामने जरूरत है, क्यों? या तो उसको एज ए विटनेस प्रोड्यूस करना है उस पर्सन को, या कोई चार्ज है जो उसके ऊपर लगाए गए हैं उनका आंसर करने के लिए उसको बुलाना है, या फिर कुछ एविडेंस के लिए. ठीक है, इन सिचुएशन में उस पर्सन की नीड है. बट जो पर्सन था वो पहले से ही कन्फाइन कर रखा है, कन्विक्ट है किसी ऑफेंस के अंदर और उसका लॉफुल कन्फाइनमेंट हो रखा है, मतलब उसको जेल हो रखी है पहले से कोई अदर ऑफेंस में पहले से. तो इस सिचुएशन में कोर्ट प्रोडक्शन वारंट इश्यू करता है. फॉर एग्जाम्पल मान लो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है. इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को लगता है कि अरे ये इस आदमी ने ये ऑफेंस किया है, ये इस ऑफेंस से रिलेटेड है और या उसकी इन्वेस्टिगेशन में हमको जरूरत पड़ेगी. तो पुलिस क्या करेगी? उसको अरेस्ट वगैरह कर लेगी. बट पहले से ही वो तो कन्विक्ट है. तो पुलिस इस सिचुएशन में पुलिस क्या करेगी? मजिस्ट्रेट के पास जाएगी. मजिस्ट्रेट के पास जाके रिक्वेस्ट करेगी कि आप प्लीज उस पर्सन को बुलाओ, हमारी इन्वेस्टिगेशन के लिए उसकी जरूरत है. तो मजिस्ट्रेट उस सिचुएशन में फिर एक प्रोडक्शन वारंट डायरेक्ट कर देगा. अब यहाँ पे वारंट किसको डायरेक्ट करेगा? पुलिस ऑफिसर को नहीं, उस अथॉरिटी को, जेल की जो अथॉरिटी है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ जेल है प्रिजन का, जहां पर उस पर्सन को कन्फाइन कर रखा है, डिटेन कर रखा है, उसको डायरेक्ट कर देगा कि आप इस पर्टिकुलर डेट को इसको हमारे सामने प्रोड्यूस करोगे. ठीक है, एंड जब उसके और अब अथॉरिटी को उसका एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा. अब जब जिस डेट को वो उसको प्रोड्यूस करेंगे मजिस्ट्रेट के सामने, तो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर के पास भी एक अपॉर्चुनिटी होगी कि ही कैन रिक्वेस्ट टू द मजिस्ट्रेट फॉर द डिटेंशन ऑफ दैट पर्सन either in police custody or jail or in judicial custody.
मतलब पुलिस ऑफिसर कैन रिक्वेस्ट द मजिस्ट्रेट, अब मजिस्ट्रेट रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप इसका डिटेंशन करवाओ या तो जुडिशियल कस्टडी में या फिर पुलिस कस्टडी में, और मजिस्ट्रेट को जो ठीक लगता है, जैसे पुलिस कस्टडी देनी है तो 15 दिन तक तो ये दे सकता है, या फिर जेल कस्टडी भी वो उसको दे सकता है। तो ये मजिस्ट्रेट को सही लगता है तो वो उसको डिटेन भी कर सकते हैं फॉर द इन्वेस्टिगेशन पर्पज। बट यहाँ पर जैसे उसको डिटेन करा, उसको कन्फाइन कर लिया, तो इस सिचुएशन में जब अगर उसको फाइनली कन्विक्ट कर देते हैं उस ऑफेंस में जिसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तब लास्ट में जाके उसका वही जो अपना सीआरपीसी का रूल है कि जो आपने ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन आपने जो जेल में टाइम बिताया है उसको आप सेट ऑफ करोगे, तो वो पीरियड सेट ऑफ भी होगा फिर उसका। पुराने जिसमें वो कन्विक्ट था वहां से यहाँ पे रिलेशन कुछ भी नहीं है, वो तो अलग है। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन वाले की बात हो रही है, उसकी तो सजा चलती रहेगी, उसके अकॉर्डिंग ही चलती रहेगी कि हो सकता है ये वाला जो पीरियड था जिस दिन वो जेल से बाहर रहा है उतना उसमें से लैप्स हो जाएगा, वो तो उसका तो पीरियड उसको वहां पे पूरा करना ही होगा। ये इन्वेस्टिगेशन वाले की बात हो रही है। बट अब यहाँ पे तो एग्जीक्यूशन का हो गया कि कब कब डायरेक्ट हो सकता है, पहले तो चार्ज को सुनने के लिए या एज ए विटनेस उसको प्रोड्यूस करना है एविडेंस लेने के लिए, या फिर अदर कंडीशन में मजिस्ट्रेट को लग रहा है। और इसके फोरम नंबर कहाँ दे रखे? सीआरपीसी के जब आप फोरम नंबर 36 और 37 देखोगे सीआरपीसी का फोरम, तो आप उसको देख के समझ जाओगे कि किस किस के लिए, किस पर्पज के लिए प्रोडक्शन वारंट इश्यू हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक सिचुएशन आती है कि कब कब इसको एग्जीक्यूशन करना जरूरी नहीं है, तो कब कब नहीं है। सेक्शंस 268 और 269 यही तो बात कर रहे हैं कि कब कब प्रोडक्शन वारंट का एग्जीक्यूशन नहीं होगा। 268 के अकॉर्डिंग जब गवर्नमेंट ने मना कर दिया है वो आ जाएगा। 269 की सिचुएशन आ रही है तब भी नहीं करेंगे। अब जैसे मान लो कि मजिस्ट्रेट ने डायरेक्ट कर दिया प्रोडक्शन वारंट, उसमें पर्टिकुलर डेट फिक्स कर दी, बट जो पर्सन को प्रोड्यूस करना था वो अक्यूज था, उसका जो उस कन्विक्शन था, उसका लॉफुल कन्विक्शन वहाँ पे लॉफुल कन्फाइनमेंट था, वो पीरियड उसका उस डेट से पहले ही खत्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल कि जो डेट थी वो 2 दिन बाद की, बट उसका जो रिलीज का ऑर्डर है वो 2 दिन पहले का ही है। तो उस सिचुएशन में ऐसा नहीं कि वो जेल अथॉरिटी उसको 2 दिन और डिटेन करके रखेगी, कन्फाइन करके रखेगी कि नहीं नहीं हमको इस ऑर्डर का एग्जीक्यूशन करना है, इस वारंट का एग्जीक्यूशन करना है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि फिर वो तो उसका अनलॉफुल डिटेंशन हो जाएगा। अनलॉफुल डिटेंशन हो जाएगा तो वो खुद अक्यूज्ड पर्सन ही कोर्ट चला जाएगा अपने ऑर्डर, अपने रिलीज के लिए, रेमेडीज के लिए कि हमको तो हैबेस कॉर्पस चाहिए, हमें तो डिटेन कर रखा है। तो ये ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा सिचुएशन है तो उस अथॉरिटी क्या करेगी, उस सिचुएशन में अथॉरिटी वो वारंट वापस से उस मजिस्ट्रेट को लौटा देगी और साथ में उसमें मेंशन कर देगी रीजन कि ये रीजन है हम इसका एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते। ये हो गया अपना प्रोडक्शन वारंट। बाकी आप सेक्शन 268 269 ये सिचुएशन आप देखेंगे तो ये समझ आएंगे कब कब इसका एग्जीक्यूशन नहीं होता है। अब आ जाते हैं, प्रोडक्शन वारंट हो गया, अब इसके बाद आ जाते हैं अपना डेथ वारंट या फिर जेल वारंट। अब डेथ वारंट जैसे कि नाम से पता लग रहा है डेथ के बारे में होगा, तो ये जब डेथ सेंटेंस किसी को दी जाती है, वो डेथ सेंटेंस कौन कौन दे सकता है? सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट। जब इन्होंने डेथ सेंटेंस दे दी तो इसका एग्जीक्यूशन भी तो करना होगा, तो इसका एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं? सेक्शन 413 414 यही तो बता रहा है। 413 में क्या बात हो रही है कि सेशन कोर्ट ने डेथ सेंटेंस पास किया था एंड उसको हाई कोर्ट ने अप्रूव कर दिया, हाई कोर्ट की मर्जी मिल गई, तो अब सेशन कोर्ट क्या करेगा? वारंट डायरेक्ट कर देगा उसके एग्जीक्यूशन के लिए। 414 में क्या हो रहा है? हाई कोर्ट ने ही पास किया था डेथ सेंटेंस, और फिर डेथ सेंटेंस पास करके उसके एग्जीक्यूशन के लिए हाई कोर्ट तो किसको दे देगा? सेशन कोर्ट को भेज देगा। अब सेशन कोर्ट उसका एग्जीक्यूशन कैसे करवाएगा? वारंट इश्यू करके कि आप इसका एग्जीक्यूशन करवाओ, इसको जो डेथ सेंटेंस है वो दे दो, जो भी हैंग करना है वो जो भी। तो ये जो यहाँ पर डेथ सेंटेंस के एग्जीक्यूशन के लिए जो वारंट इश्यू हो रहा है, इसी वारंट को हम क्या बोलते हैं? डेथ वारंट या जेल वारंट। अब जो लास्ट वाला आ जाता है वो है एग्जीक्यूशन वारंट, वारंट फॉर एग्जीक्यूशन। अब डेथ वारंट तो हो गया, अब आता है इम्प्रिजनमेंट मिलती है किसी को, ठीक है। अब इसको इम्प्रिजनमेंट मिल गई तो उसको जेल में भी रखना पड़ेगा। अब जेल में उसको रखना पड़ेगा तो किसको डायरेक्ट करेंगे? जेल की अथॉरिटी को, जिसमें जहाँ पर उसका डिटेंशन होगा, उसका लॉफुल कन्फाइनमेंट होगा उसका, उस अथॉरिटी को जो मजिस्ट्रेट होगा वो वारंट भेज देगा कि इसको इतनी साल की इम्प्रिजनमेंट मिली है, सजा मिली, आपको इसको जेल में रखना है। तो ये कहाँ इश्यू हो रहा है? सेक्शन 418 में, 418 में ये इश्यू हो रहा है वारंट फॉर
सर्च वारंट, हाँ सर्च वारंट कौन कौन इशू कर सकता है, एक और बात, सर्च वारंट हमारा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी इशू कर सकता है। अब ये कैसे, ये जरूरी नहीं है कि हमारा सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इशू करे, नहीं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी सर्च वारंट इशू कर सकता है, क्योंकि हम जब देखते हैं तो वहाँ पे एसडीएम सेक्शन 97 98 में एसडीएम भी लिखा है, ठीक है, डीएम भी लिखा है वहाँ पे, तो ये क्या हो गया, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कैटेगरी में तो आ चुके हैं, ये उन्हीं को तो बनाया जाता है। तो ये अपना एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी सर्च वारंट इशू कर सकता है। और अपना प्रोडक्शन वारंट हो गया, स्टैंडिंग वारंट सेक्शन 73 वाला हो गया, अरेस्ट वारंट हो चुका है। तो ये अपने सारे वारंट हो गए। ओके, सो थैंक यू।